फ्रेंड्स, आज हम आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी पेपर थर्ड और यूनिट फर्स्ट सेल एंड इंट्रोडक्शन, जिसके अंतर्गत हम आपको पिछले वीडियो में प्रोकैरियोटिक सेल्स एवं यूकैरियोटिक सेल्स के प्रमुख करैक्टर्स के बारे में आपको बता चुके हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपको सेल के आकार को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में डिटेल्स में यहाँ पर बताएंगे। उससे पहले आपको हम कोशिका की आकृति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताते हैं कि कोशिका की आकृति को जीव द्रव का पृष्ठ तनाव और विस्कोसिटी श्यानता इफेक्टेड करती है। सेल की आकृति को निकटस्थ स्थित सेल्स का जो पार्श्विक प्रेशर होता है, दाब होता है, वो भी प्रभावित करता है। एवं कोशिका की आकृति को सेल मेम्ब्रेन की तन्यता या दृढ़ता भी प्रभावित करती है। और सेल की आकृति को कोशिका का आंतरिक एवं बाह्य वातावरण भी प्रभावित करता है तथा सेल की आकृति को कोशिका का कार्य की जो स्थिति है वो भी प्रभावित करती है। यहाँ पर हम कोशिका के जो आकार है उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं कि किसी भी सेल में डीएनए की मात्रा निश्चित होती है जो कोशिका में होने वाली क्रियाओं को एक निश्चित आकार तक कंट्रोल करती है। सोमेटिक सेल्स में यह रेशो 0.7 होता है। इसी रेशो में सोमेटिक सेल्स नियमित अंतराल पर डिवाइडेड होती रहती है। यदि यह अनुपात परिवर्तित हो जाता है तो सेल अनकंट्रोल्ड रूप से डिवाइडेड होती है। नंबर 2, सेल सतह एवं सेल आयतन अनुपात सेल सरफेस एंड सेल वॉल्यूम रेशो। सेल में पोषक पदार्थों एवं ऑक्सीजन के विनिमय हेतु पृष्ठ सतह पर भी सेल्स के आकार का निर्धारण करती है। सेल के आकार में वृद्धि होने पर सेल के आयतन में भी वृद्धि होती है। एक छोटे अमाप की सेल में प्रति इकाई आयतन में पृष्ठ सतह बड़े अमाप की सेल की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। बड़े अमाप की सेल्स में गैसीय विनिमय हेतु सेल सतह जो उपलब्ध होती है वह छोटे अमाप की सेल की अपेक्षा कम होती है। इसी कारण अधिकतर उच्च तंतुओं की अधिकांश सेल्स 1 से लेके 30 माइक्रोमीटर की परास या लिमिट्स में पाई जाती है। अधिकांश मेटाबॉलिक दृष्टि से एक्टिव सेल्स का अमाप छोटा ही होता है और निष्क्रिय सेल्स एक्टिव सेल्स की अपेक्षा बड़े अमाप की या साइज की होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं अंडाणु शुक्राणु की अपेक्षा बड़े अमाप का होता है। नंबर 3, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म उपापचय की दर। जिस प्रकार सेल्स का एक सामान्य अमाप जंतु जगत में देखने को मिलता है, इनका एक न्यूनतम अमाप भी नियत होता है। इसके लिए उपापचय की दर भी रेस्पॉन्सिबल होती है। सामान्य सेल्स में 10⁻⁻15 ग्राम प्रोटीन की मात्रा उपलब्ध होती है, जो इन सेल्स में उपापचय क्रियाओं को संचालित करने हेतु पाया जाता है। इसके लिए एक निश्चित अमाप का होना आवश्यक होता है। सबसे बड़ी सेल के रूप में ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग के अंडे को जाना जाता है, जो कवच सहित 15 सेंटीमीटर व कवच रहित होने पर 8 सेंटीमीटर का होता है। औसतन सेल्स 0.5 म्यू से 20
म्यू व्यास की होती है। तंत्रिका सेल्स न्यूरॉन्स कुछ मीटर तक लंबी हो सकती है। मानव देह में श्वेत रक्ताणु WBC 3 से 4 म्यू के एवं नर्व सेल्स लगभग 1 मीटर लंबी पाई जाती है। विभिन्न एनिमल्स एवं प्लांट में इनका माप भी अलग अलग पाया जाता है। एक कोशिकीय शैवाल एसिटिबुलेरिया में वृंत व आच्छन्न मिलकर लगभग 10 सेंटीमीटर लंबाई का पाया जाता है। सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा लेइडेल्बी 0.1 म्यू व माइकोप्लाज्मा कैलीस्पेक्टिकम 0.25 म्यू का माना जाता है, जिसे कि हम PPLO भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ सेल्स और इनके माप दिए गए हैं। बैक्टीरियोफेज उसका माप दिया गया है सामने। PPLO जीवाणु इकोलाई, ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, हेपेटिक सेल्स, सी अर्चिन एग, मानव की सेल्स, शुतुरमुर्ग, नर्व सेल एंड मानव का स्पर्म। इन सभी की साइज दी गई है सेल की। सेल में गुणसूत्रों की संख्या यदि कृत्रिम रूप से दुगनी कर दी जाए तो सेल के अमाप अपने आप बढ़ जाता है। सेल अमाप उद्विकास के दौरान स्थिर रहा, यह देखा गया। उपापचयी तौर पर सक्रिय कोशिकाओं का अमाप अधिकतर छोटा ही बना रहता है। अब हम आपको बताते हैं कोशिकीय संख्या के बारे में कि जीवों के आकार के अनुरूप इनकी देह एक या अधिक सेल से बनी हो सकती है। एक कोशिकीय प्राणी प्रोटोजोन्स, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना की देह मात्र एक सेल से रचित होती है। एक से अधिक सेल से बने जीव मल्टीसेलुलर कहलाते हैं। रोटिफर्स की देह मात्र सैकड़ों सेल्स, हाइड्रा हजारों कोशिकाओं व उच्च प्राणियों की देह करोड़ों कोशिकाओं से बनी होती है। वयस्क मनुष्य में औसतन 1000 खरब 100 ट्रिलियन सेल्स पाई जाती है। एक अनुमान के अनुसार 60 किलोग्राम भार रखने वाले व्यक्ति की देह में 60 × 10⁻15 सेल्स पाई जाती है, जिसमें से केवल ब्लड में ही 30 × 10⁻15 ब्लड सेल्स पाई जाती है। अब हम यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाते हैं कि सेल साइटोप्लाज्म से बनी अल्पारदर्शी कॉम्पैक्ट के रूप में दिखाई देती है, जिसमें एक केंद्र स्पष्टतः दिखाई देता है। सेल में अनेक अवयव पाए जाते हैं। सेल में पाई जाने वाली मुख्य जो रचनाएं होती है उनमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोसोम। तो हम यहाँ सबसे पहले सेल वॉल के बारे में बताते हैं कि प्लांट सेल में एक निर्जीव दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कोशिका द्वारा स्रावित की जाती है। इसके सजीव अंश को परिवर्धित करती है और यह कठोर, दृढ़, अप्रत्यास्थ प्रकृति की होती है। वह जटिल पॉलीसेकेराइड शर्करा सेल्यूलोज से बनी होती है। यह प्लाज्मा झिल्ली को सुरक्षा व दृढ़ आधार प्रदान करती है जो साइटोप्लाज्म को घेरे रहती है। यह सेल मेम्ब्रेन्स के बाहर स्थित रहती है, अतः कोशिका अंगक नहीं मानी जाती। कुछ प्लांट्स की सेल्स की भित्ति में गर्त रूपी या नलाकार सूक्ष्म रंध्र भी पाए जाते हैं, जिनसे कि ये अन्य सेल से जुड़ी रहते हैं। इन जो नाल्स को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं और ये सूक्ष्म कोश के प्रवर्ध होते हैं जो अन्य सेल्स को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती, अतः इन्हें जल में रखने पर यह फट जाती है, जबकि प्लांट सेल्स को जल में रखने पर यह फूलकर फटती नहीं है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट एवं एनिमल सेल्स सभी में समान रूप से पाई जाती है। यह साइटोप्लाज्म को घेरते हुए उपस्थित रहती है।
सेल मेम्ब्रेन्स जीवंत प्रकार की एक महीन अल्ट्रा थिन इलास्टिक पोर्स इन सेमी पेरिमेबल नेचर की होती है। यह जीव द्रव को यांत्रिक सम्मलन एवं बाह्य आकृति प्रदान करने में सहायक होती है। सेल मेम्ब्रेन यह कोशिका में प्रवेश करने वाले एवं कोशिका से बाहर निकलने वाले पदार्थों पर कंट्रोल करती है। यह सामान्य प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देती, किंतु इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किए जाने पर यह त्रिस्तरीय रचना के रूप में दिखाई देती है। इन 3 परतों या 3 स्तरों में बाह्य एवं आंतरिक स्तर प्रोटीन के होते हैं और मध्य स्तर फास्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन स्तर 20 से 25 एंगस्ट्रॉम मोटाई का एवं फास्फोलिपिड स्तर 35 से 50 एंगस्ट्रॉम मोटाई का पाया जाता है। इस प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की कुल मोटाई 75 से 100 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। रॉबर्टसन ने 1959 में यह बताया कि प्रोटीन लिपिड प्रोटीन संरचना इकाई कला यूनिट मेम्ब्रेन प्रकृति की कहलाती है। कुछ एनिमल्स की सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन व लिपिड के अलावा शुगर भी पाई जाती है। सेल्स में उपस्थित अनेक अंगकों में यूनिट मेम्ब्रेन प्रकार की ही झिल्लियाँ पाई जाती है। कोशिका झिल्ली अंतःप्रदेयी कला द्वारा केंद्रक झिल्ली से अटैच होती है। इसमें अनेक सूक्ष्म रंध्र पोर्स उपस्थित होते हैं। कुछ प्रोटोजोआ जैसे कि पैरामीशियम यूग्लिना में पेलिकल सेल मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। कुछ सेल्स में प्लाज्मा कला पर सूक्ष्म अंगुली समान रचनाएं सूक्ष्मकुर माइक्रोबिलाई पाई जाती है, जैसे कि आंत्र कोशिकाएं। इनमें ये रचना पोषक पदार्थों के अवशोषण हेतु अधिक स्थान उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार कुछ सेल्स में प्लाज्मा कला पर गर्त या आशय जैसी रचनाएं पाई जाती है। अब आता है साइटोसोम। कोशिका कला के भीतर का भाग मध्यांश या कोशिका काय कहलाता है। यह 2 पार्टों में डिवाइडेड किया जा सकता है। नंबर 1 साइटोप्लाज्म। यह कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के मध्य उपस्थित भीतरी आकृतिहीन पारभासी समांगी प्रकार का कोलाइडियल तरल पदार्थ होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। यह प्रोटीन, लिपिड, शर्करा, जल एवं कुछ अकार्बनिक यौगिकों से मिलकर बना होता है। इसे एक्टोप्लाज्म, बाह्य एक्टोप्लाज्म, आंतरिक एंडोप्लाज्म में डिवाइडेड किया जाता है। बाह्य एक्टोप्लाज्म दृढ़ में भीतरी कोशिका द्रव्य तरल प्रकृति का होता है। एक्टोप्लाज्म स्वच्छ स्तर के रूप में जेली सदृश दिखाई देता है एवं कोशिका झिल्ली के नीचे समान रूप से वितरित पाया जाता है। यह सेल कॉर्टेक्स भाग बनाता है, जबकि एंडोप्लाज्मिक जेल प्रकृति और सॉल प्रकृति का होता है। ये एक दूसरे से परिवर्तनीय होते हैं। यह कोलाइडियल प्रकृति का होता है। आधारभूत पदार्थ को साइटोसॉल या हाइलोप्लाज्म भी कहते हैं। इसमें जो रचनाएं वितरित रहती है वो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 सेल ऑर्गेनल्स, नंबर 2 कोशिका द्रवी अंतर्वेश साइटोप्लाज्मिक इंक्लूशंस। कोशिका द्रव में जीव द्रवी तंतु भी पाए जाते हैं, जिन्हें कि ट्रोफोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका अंगक सक्रिय सजीव रचनाएं होती है, जबकि कोशिका द्रवी अंतर्वेशी रचनाएं जैसे कि रिक्तिकाएं, तेल, बूंदक, क्रिस्टल, लवण, पीतकाएं, स्रावी कणिकाएं आदि निर्जीव रचनाएं होती है। इन्हें हम मेटाप्लास्ट या ड्यूटोप्लास्ट या पैराप्लाज्म आदि नामों से जानते हैं। सेल कंपोनेंट्स का हम यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं कि एक सेल में एक साइड में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एवं एक साइटोसोम डिवाइडेड किया साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। उसके बाद में इसको डिवाइडेड किया है न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन नेटवर्क, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स या ट्रोपोप्लाज्म
और हाइलोप्लाज्म। उसके बाद में आगे डिवाइडेड किया गया है इसको मेटाप्लास्ट एवं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में आते हैं कोशिकांगों के अंतर्गत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम एवं प्लास्टिड्स। अब आगे मेटाप्लास्ट को डिवाइडेड किया गया है वैक्यूल्स, क्रिस्टल्स एवं ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड अदर्स में। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सीलिया एंड फ्लैजिला, प्लास्टिड्स, सभी ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल्स में बताएंगे।